हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि आपको पता है, आपकी बोर्ड एग्जाम में जो है 20 मार्क्स का क्या आएगा, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में जो 100% आएंगे, देखो मैं वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताऊं, आप लोग एक कॉपी में छोटा सा नोट बना लेना, यानी कि नोट्स कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा कि शुक्ल युग की कला अवधि है या शुक्ल युग का समय सीमा, ठीक है, कला अवधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हमारे पास है 1850 ईस्वी से 1900 तक, यानी कि 1850 से 1900 तक आपका है, या फिर खा है 1900 से 1920 ईस्वी तक, एंड गा है 1919 से 1938 ईस्वी तक, एंड गा है 1938 से 1947 ईस्वी तक। तो अब आप लोग याद रखना, मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों का जो शुक्ल युग की कला अवधि है वो कितना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो जो शुक्ल युग की कला अवधि है वो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। कब तक है? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखो, लिखा हुआ है कलम का सिपाही के लेखक हैं। जो कलम का सिपाही है उसके लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का हमारे पास है अमृत राय, खा है गुलाब राय, गा है मुंशी ईसा अल्लाह खां, एंड हमारे पास घा है वैद्यनाथ मिश्रा। ठीक है, देखो कलम का सिपाही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने देखा है हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कलम का सिपाही जो है इसके लेखक कौन है, किस विधा पर आधारित है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय का है। ठीक है, किसका है? अमृत राय जी इनके लेखक हैं। जो कलम का सिपाही है इसके लेखक हैं अमृत राय। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। जो अर्धनारीश्वर हैं उसके लेखक कौन है? ठीक है, अर्धनारीश्वर रचना सुना होगा, अब उसके लेखक भी आप लोगों को जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर का है विष्णु प्रभाकर, खा है प्रेमचंद्र, गा है जयशंकर प्रसाद, घा हमारे पास चतुर्सेन शास्त्री। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक जो हमारे हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है स्टूडेंट? विष्णु प्रभाकर। तो अर्धनारीश्वर के जो हमारे रचनाकार हैं, लेखक हैं, कुछ भी कह सकते हो, वो है हमारे विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, समझ में आ रहा ना? हर एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। देखो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा 2 चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, झरना, इन सबके लेखक कौन है, सभी को पता होगा। का है हमारे पास हरिकृष्ण प्रेमी, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है विष्णु प्रभाकर, घा हमारे पास है मोहन राकेश। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम लिखिए। जो लहरों का राजहंस है उसके लेखक कौन है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर का हमारे पास है मोहन राकेश, खा है प्रेमगन, गा है गुलाब राय, एंड हमारे पास घा है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो सोचने की बात नहीं है, ये आप लोगों का है मोहन राकेश जी का। किसका है? मोहन राकेश। तो हमारे जो लहरों के राजहंस हैं इसके लेखक जो हैं वो है मोहन राकेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा जो जीवनी है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, एंड घा है आपका ये है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, एंड घा हमारे पास है डॉक्टर आपका हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये आप लोग डॉक्टर मत लगाना। ठीक है, तो इसके हमारे जो सही है मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नोट
कर लेना, बार बार रिवीजन करना, क्योंकि ये मैंने वो क्वेश्चन लिया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, रस मीमांसा लेखक हैं, मतलब के लेखक हैं, जो रस मीमांसा रचना है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है गुलाब राय, गा हमारे पास है भगवत शरण उपाध्याय, खा हमारे पास है जयप्रकाश भारती। तो देखो रस मीमांसा के रचनाकार कौन है, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, नॉर्मल सी चीज है, पहले चैप्टर को पढ़कर आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो आप लोग याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि पहला ही चैप्टर क्लास 10 का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, मित्रता चैप्टर, उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, आई होप सारे स्टूडेंट पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ललित ललाम के रचयिता हैं, जो ललित ललाम है इसके रचयिता कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है आपका पद्माकर, खा है मतीराम, गा है भूषण एंड घा है बिहारी। तो ललित ललाम के रचनाकार कौन है? सभी स्टूडेंट को पता है कि नहीं पता है? ठीक है, ललित ललाम के रचनाकार जो है वो है मतीराम जी। कौन है? मतीराम। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ललित ललाम। ठीक है, एंड हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की, या फिर उसके लेखक, कवि, कुछ भी कह सकते हो, कौन है? ठीक है, साकेत महाकाव्य। ऑप्शन नंबर का है मैथिली शरण गुप्त, खा है जयशंकर प्रसाद, गा हमारे पास है जयशंकर प्रसाद एंड घा हमारे पास है नागार्जुन। देखो एक ऑप्शन को चेंज कर देना, वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, जहां कुछ भी कर दो। ठीक है, जैसा आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर कबीर दास, सूरदास, कुछ भी कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं नॉर्मली लिख देता हूं सूरदास जी को। ठीक है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल, देखो इसके जो आपके सच में जो रचनाकार हैं वो तो अलग है, जो मैंने लिखा है वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन में होना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है, बस आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपके पास कॉन्फिडेंस है कि हमारे इसके जो लेखक हैं वो है कौन? मैथिली शरण गुप्त। तो फिर क्या दिक्कत है, सारा क्लियर है आपका। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता कौन है? ठीक है, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर का हमारे पास है सुभद्रा कुमारी चौहान, खा है महादेवी वर्मा एंड गा है मीराबाई एंड घा हमारे पास अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यामा। ठीक है, तो इसका हमारा है महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी, सभी को पता होगा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी बुक में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 11 है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। जो छत्रसाल दशक है इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर का है बिहारी, खा है जगनीक, ठीक है, एंड गा हमारे पास है नरोत्तम दास एंड घा हमारे पास है भूषण। तो भैया छत्रसाल दशक के रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो वो है हमारे भूषण जी। कौन है स्टूडेंट? भूषण। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में आपका है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया? देखो आपको तीसरा सप्तक बताना है कब प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर का हमारे पास है 1951 ईस्वी में, खा है 1959 ईस्वी में, गा है 1943 ईस्वी में एंड घा हमारे पास 1979 ईस्वी में। तो आप लोगों को पता है कि नहीं, तीसरा सप्तक की बात की जा रही है, तीसरा सप्तक। ठीक है, तो तीसरा सप्तक जो है हमारा वो है 1959 ईस्वी में किया गया। कब किया गया प्रकाशित? 1959 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा सप्तक मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि केशव दास रचना है। केशव दास की रचना इस चारों में से क्या है? अगला हमारा का नंबर ऑप्शन है रामचंद्रिका, खा है भक्तमाल एंड गा है प्रेम वाटिका एंड घा है आपका सुदामा चरित्र। ठीक है, तो अब आप लोग केशव दास की रचना को जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं, केशव दास की इन चारों में से जो रचना है वो है हमारा रामचंद्रिका। कौन सा है? रामचंद्रिका, याद रखना। ठीक है, केशव दास जी की जो रचना है वो है हमारा रामचंद्रिका। ठीक है, अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, देखो एक एक नंबर का सारा रहेगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन एक दो जरूर आएगा, जैसे देखो, निम्न में से छायावाद की दो विशेषताएं कौन सी है? छायावाद, रीति काल, प्रगति युग, इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आपको दो पर टिक लगाना है, दो कोई सही है। का है मुक्त प्राकृतिक चित्रण
करण। एंड हमारा खा है कविता में हास्य और व्यंग्य के पुट का आपका समावेश। गा है श्रृंगार और प्रेम वेदना। एंड घा हमारे पास प्राकृत का मानवीयकरण। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हमारे पास दो बताना है, तो गा वाला सही है, घा वाला सही है। ठीक है, गा और घा देखो सही रहेगा तो लगभग आपका का खा सही रहेगा या गा घा सही रहेगा, दो लगातार सही रहेंगे। ठीक है, अगर आपको एक याद है तो नीचे वाला मार देना, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि ऐसे ही मैंने कई सारा देखा है, ऐसे ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता दिया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 है कि दुर्वेदी युग का प्रसिद्ध कवि है, जो इन चारों में से दुर्वेदी युग के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो दुर्वेदी युग के ऑप्शन नंबर का है मैथिली गुप्त, खा है तुलसीदास, गा है नरिहरपति मल्लाह एंड घा हमारे पास है कबीरदास। तो दुर्वेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन है, दुर्वेदी युग की बात की जा रही है, तो दुर्वेदी युग के जो हमारे प्रसिद्ध कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राम राम कही राम। ठीक है, राम देखो राम राम कही राम, कहीं राम राम कही राम। एंड तुन परिहर रघुवर विरह एंड राउ गौ सुरधान। ठीक है, तो यहाँ आपको रस बताना है इन चारों में से, मतलब इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना, इसमें थोड़ा सा शोक की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर का है वीर रस, खा है करुण रस, गा है शांत रस, घा हमारे पास है हास्य रस। तो इनमें जो हमारा रस है वो है आप लोगों का करुण रस। कौन सा रस है, करुण रस। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, करुण रस समझ में आ गया। अगला हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 17 है कि अपव्यय, आप या व्यय में उपसर्ग है, अपव्यय में उपसर्ग लगा है। देखो अब आपसे ऐसा तो पूछेंगे नहीं कि अप का उपसर्ग, उप का उपसर्ग, आ का उपसर्ग। ठीक है, नहीं, अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जैसे अपव्यय में उपसर्ग है तो ऑप्शन नंबर का है उप या फिर आ या फिर अप या फिर आ। ठीक है, तो अब आपका अपव्यय में जो उपसर्ग है वो हमारा है अप। क्या है स्टूडेंट, अप। ठीक है, आप है ना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग समझो, तालाब शब्द का तत्सम शब्द है, जो तालाब शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो तालाब शब्द का ऑप्शन नंबर का है समुद्र, खा है झील, गा है तड़ाग एंड घा हमारे पास है महासागर। तो तालाब शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है, सभी को पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो तालाब का मतलब होता है जो नदी होता है। ठीक है, तो तालाब को आप तड़ाग भी कह सकते हो। ठीक है, तड़ाग। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी आसान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। का है हमारा कमल, खा है कपड़ा, गा है झंडा एंड घा है बादल। तो जो हमारा अंबर है और वसन, वसन तो सभी को पता है जो पहनते हैं, और अंबर भी आपका वही है। ठीक है, तो ये हमारा है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द। किसका है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद है, तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होता है वो इत धन आदि होता है। इत धन आदि। ठीक है, याद नहीं आदि। तो ये मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिया जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आने वाला है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चलो हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ो। यहां लिखा हुआ है भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, ठीक है, भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, जो भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। यहां जो अपने संस्कृति के बात की जा रही है, तो यहां भी बहुत संख्या, मतलब थोड़ी बहुत संख्या में पाई जाती है। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है। भारत में कई प्रकार की बोलियां होती हैं। अगर आप विदेश में जाओगे तो अगर अंग्रेज है तो अंग्रेजी ही बोलेंगे हर एक व्यक्ति, लेकिन इंडिया में कई तरह का, ठीक है, पंजाबी एंड हरियाणवी एंड आपका हिंदी में, इंग्लिश तो है ही, ऐसे कई सारे भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी जगह जिस तरह यहाँ की बोलियां गिनती आसान नहीं, उसी तरह से यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय भी गिनती आसान नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के व्यक्ति पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म, बहुत सारे धर्मों के व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो अब आपका अंडरलाइन आ गया, यहाँ से अंडरलाइन स्टार्ट है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर
अपरिचित आदमी, कोई अपरिचित हो, ठीक है, तो घबरा कर यह कह उठेगा कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, तो ये कह देगा कि ये देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बोलियां हैं एंड बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। तो ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब देखो बोर्ड एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं लिखा रखा हूं। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, ये आप लोगों का 2 मार्क्स का आएगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या 2 मार्क्स का आएगा, और प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में लेखक का क्या कहना है 2 मार्क्स का ये आएगा। देखो पद्यांश में आपका चेंजिंग किया गया है, गद्यांश में लगभग वैसे ही पूछा जाता है, ठीक है, देख सकते हो कोई चेंजिंग नहीं है ना, लेकिन आप लोग ये वाला गद्यांश जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, संदर्भ, ठीक है। तो संदर्भ को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो संदर्भ आप लोग हेडिंग डाल लो और ब्लैक पेन से, ठीक है, एंड आप लोग ब्लू पेन उठाओ। और ये किस चैप्टर से लिया गया है, किसी स्टूडेंट को पता है कि नहीं पता, ये किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, पता है नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, मुझे पता है। तो वो है भारतीय संस्कृति, किस चैप्टर से है, भारतीय संस्कृति, और जिसके लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहां आप लोग संदर्भ कैसे लिखोगे, सही तरीका लिखने का, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डाल देना, फिर आप लोग लिखना प्रस्तुत गद्यांश, जो हमारा गद्यांश है ना, तो प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी है, हिंदी को आप ब्लैक से लिखना है, ठीक है, हिंदी, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के कौन से खंड हैं, हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ठीक है। अब ये गद्य खंड है ना, में संकलित, अब इसके लेखक कौन है हमें ये बताओ, जो लेखक हैं, और पाठ का नाम ब्लैक से लिखना, इतना याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं, ठीक है। ऐसा लिखना, बोर्ड एग्जाम में 1 भी नंबर नहीं कटेगा। द्वारा लिखित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित, ठीक है, लिखित। अब ये जो चैप्टर का नाम है वो क्या है स्टूडेंट, वो है भारतीय संस्कृति, क्या है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ठीक है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से, नामक ये निबंध है, ठीक है, पाठ भी लिख सकते हो, नामक निबंध। देखो नामक निबंध से अवतरित है या लिया गया है या उद्धृत है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तीनों में से कुछ भी। तो मैं लिख देता हूं नामक निबंध से लिया गया है। तो इसी तरह से आप लोगों को हर एक का संदर्भ लिखना है, ठीक है। लाइक अगर आपका चैप्टर का नाम बदल दो और लेखक का नाम बदल दो, फिर आप लोगों का वही चीजें हैं जो मैंने लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, लाइक अगर आपका जयशंकर प्रसाद जी का है तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आपका क्या है, ममता चैप्टर है ना, ममता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। ऐसा करके आप हर एक संदर्भ का चैप्टर, जो भी चैप्टर है सभी का संदर्भ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करी जाती है, तो सबसे पहले आप जितना रेखांकित अंश है उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है, बिना मन की नहीं, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। लिखा हुआ इन विभिन्नताओं को देखकर, जो इतनी बड़ी विभिन्नता है, विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, और इस विभिन्नताओं को देखकर, ठीक है, कोई अपरिचित आदमी घबराकर कह उठेगा कि यह देश नहीं बल्कि एक देशों का समूह, अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है। और तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता
ही देखने में आएगी। अगर आप गहराई से किसी चीज को नहीं देखोगे तो आपको विभिन्नता ही देखने को आएगी, समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो रेखांकन देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर, जो भारत भूमि की विभिन्नताएं हैं उनको देखकर दूसरे देश के वासी जो इस देश से अपरिचित हैं, जो इसको नहीं जानते हैं उस देश के, ठीक है, तो दूसरे देश के वासी जो हैं अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से देखो अभिनत हैं या फिर अपरिचित हैं, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अपरिचित हैं, घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं क्या कि भारत तो एक देश नहीं अपितु यह तो अनेक देशों का समूह है। भारत एक देश नहीं है, यह अनेक देशों का समूह है और यहाँ के निवासी एक भी किसी जाति के नहीं है, एक ही जाति के नहीं है या एक भी किसी जाति के नहीं है, अपितु विभिन्न भिन्न भिन्न जाति के हैं, भिन्न भिन्न जाति हैं, बहुत सारी जाति हैं। और दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है। अगर आप आश्चर्य में हो तो भी मतलब आप आश्चर्य में नहीं रहोगे, क्योंकि ये सही बात है। ठीक है, क्योंकि वे इस देश को ऊपर अर्थात सतही, जो ऊपर की सतह है ना, दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते हैं। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। जो अपरिचित हैं वो केवल ऊपर से देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि 10-20 साल रहकर आपकी गहराई को समझेंगे, नहीं, वो ऊपर से देखेंगे और आश्चर्य से आप यही कह देंगे कि ये देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, ये जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है। ठीक है, तो ये है हमारा गद्यांश और पद्यांश। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है जो कि 2 मार्क्स का रहेगा। लिखा है प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक का क्या कहना है। लेखक आपको क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, तो लेखक इसमें एक बात कहना चाहता है, वो क्या है, देखो, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक जो भारत की भूमि की विविधता, जो विभिन्नता है, विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन किया है। जो उसकी विभिन्नता है उसका बहुत ही धनात्मक, पॉजिटिव एंड हमारा अच्छे से वर्णन किया, सार्थक। इससे लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना को झलकती है। इससे जो है ना, लेखक को अपने देश और देश की संस्कृति के प्रेम के प्रति भावना जागृत होती है। ठीक है, तो बस अगर आप इतना कर दोगे गद्यांश में तो आपको 6 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहां मैं लिख दूं ना 6 मार्क्स पक्का। अगर ये वाला गद्यांश आएगा तो आपका पक्का हो जाएगा ना। तो चलो फिर और भी गद्यांश में आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ये सबसे अच्छा गद्यांश, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया। इससे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं पद्यांश। ठीक है, तो अब हमारा आ चुका है पद्यांश, जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन इसमें आप लोगों का चेंज किया गया है थोड़ा सा, जो समझना जरूरी है। देखो, अब मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, जो बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए और घटत घटत सूना फिर घटे वरु समूल कहलाए। अब आप देखो यहाँ 3 क्वेश्चन जिसमें भी आपसे पूछा जाएगा, जैसा कि नंबर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, प्रस्तुत दोहे की संदर्भ और हिंदी अनुवाद 60 में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का। ठीक है, 60 में। ठीक है, एंड फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया। इस पद्यांश में आप बताओ कि कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है, आखिर क्यों कमल का उदाहरण लिया है, और संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपकी बार आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को इसका आंसर लिखोगे, आपको नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टूडेंट संदर्भ लिखना सीखो, फिर और भी सीखते रहो। ठीक है, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या ये मेन है और आप सीखते रहना। देखो, प्रस्तुत दोहा, जो हमारा ये दोहा दिया हुआ है, ये जो है ना, ये नीति, भक्ति नीति चैप्टर से भक्ति नीति, लेकिन भक्ति अलग है, नीति अलग है, 2 अलग अलग शीर्षक हैं। ठीक है, और जिसके लेखक एक ही हैं, बिहारी लाल जी कवि हैं, रचयिता हैं, कविवर हैं। ठीक है, बिहारी लाल जी, और इसके हमारे जो है ना नीति शीर्षक से लिया गया है। तो फिर कैसे लिखोगे, संदर्भ राइटिंग डाल देना अच्छे से ब्लैक से, और लिखना प्रस्तुत दोहा, जो ये हमारा प्रस्तुत जो दिया हुआ है ना, प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल कविवर। अब बिहारी लाल इसके कवि हैं तो उसको ब्लैक से लिखना है। ठीक है, इतना आप पॉइंट याद रखना, बिहारी लाल, और जैसा बता रहा हूं ऐसे ही लिखना, बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। द्वारा रचित
अब आप लोग देखो यहां एक इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब वो है रचना, बिहारी सतसई, नाम सुना होगा, बिहारी सतसई, ठीक है। बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के, इसको ब्लैक से कर देना, हिंदी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, देखो ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कि ये काव्य खंड या फिर आप पद्य खंड कह सकते हो, ठीक है। काव्य खंड, ठीक है, में संकलित अब आप लोगों का एक नीति है ना, नीति एक शीर्षक है, तो यहां पहले नीति को ब्लैक से कर देना, नीति शीर्षक से उद्गीत है, ठीक है। बस ये आपका हो गया संदर्भ, 2 मार्क्स आपको तुरंत मिल गया संदर्भ में, ठीक है। अब आप लोग प्रसंग देखो, प्रस्तुत दोहे में कवि के धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। जब आपका धन बढ़ जाता है, लाइकेज आपके पास अर्निंग सोर्स ज्यादा हो जाते हैं, आपके पास धन हो जाता है, तो फिर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इसमें बताया गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो क्या कहा है कवि ने, कि कवि का कहना है या कवि का कथन है कि धन रूपी जल, जैसे जो धन रूपी जल है बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जैसे हमारा धन अगर बढ़ता जाएगा तो हमारा मन भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर तालाब में ज्यादा पानी हो जाता है तो कमल जो है ना वैसे बढ़ता रहता है, ठीक है, ताकि वो ऊपर रहे, दिखे, खिला रहे। तो वही कहा जा रहा है, कवि का कथन है कि धन रूपी जल बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु जब धन रूपी जल जो है घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। जैसे अगर आपके पास पैसे बहुत हो गए, फिर आपका मन बढ़ गया, फिर आपके पैसे खत्म हो गए, फिर भी आपका मन नहीं कम हुआ, आप क्या किया कि आपको वही चीजें चाहिए जो पहले चाहिए थी, ठीक है। तो वही कहा गया है कि मतलब घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है, अपितु जो हमारे धन जायदाद ये सब होते हैं नष्ट हो जाते हैं। परंतु, ठीक है, अर्थात धन के बढ़ जाने के साथ साथ इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने के साथ साथ इच्छाएं नहीं घटती हैं। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है, ठीक है। आसान लगा, आई होप कि आसान बहुत ज्यादा लगा होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 2 क्वेश्चंस और है ना इसमें। पहला, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है, ये हमारा दूसरा वाला है। तो कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है बता दें। देखो कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा धन ना रहने पर बहुत कष्ट होगा। अगर हम लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। तो चलो मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। तब आंसर में यही लिख देना कि कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यहां स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ जाने के साथ मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा धन ना रहने पर बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी एक और क्वेश्चन है, वो है संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है। संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है, तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, यहां मैं लिख दूंगा, जगह नहीं है नीचे, तो यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। वो हमारा है, देखो यहां संपत्ति सलिल 2 बार साथ साथ आया है ना, मतलब एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है, 2 बार हुई है, कई बार कह सकते हो। तो इसलिए ये हमारा जो होगा वो कौन सा अलंकार होगा, वो हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है स्टूडेंट, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो ये है आज के हमारे गद्यांश पद्यांश। देखो पद्यांश में चेंजिंग हुआ है, अगर आप अगले साल का देखोगे तो फिर आपको चेंज लगेगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तब।
तो ये हमारा गद्यांश और पद्यांश। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इसमें मैंने आप लोगों को गद्यांश भी बता दिया, पद्यांश भी बता दिया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।